बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर पीडीएम क़यादत को एतमाद मिलेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर मुकर्रर, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या? एनसीओसी का इजलास, वफाकी वजीर ने खबरदार कर दिया, कोरोना केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा, जिम्मेदार कौन? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और 7 माह पहले पीडीएम के क़याम के वक्त तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, तमाम जमातों ने हुकूमत पाने या ओहदों के लिए लड़ने के बजाय सिस्टम को मजबूत और बेहतर करने का अहद किया था और वादा किया था। लेकिन अब पीडीएम की तमाम बड़ी जमातें जो हैं वो ओहदों और कुर्सियों के लिए लड़ती नजर आ रही हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नाकामी के बाद जो अपोजिशन लीडर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी मंतखब हो गए, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन आज यूसुफ रज़ा गिलानी ये बात कर रहे हैं कि जी मैं तमाम तर जमातों को हम एतमाद में लेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से सेनेट में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जब ये सारी बहस चल रही थी तो अब एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? उससे पहले नून लीग ये नैरेटिव देती रही कि जी बात हुई थी आजम रज़ी तारड़ यानी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग के होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाना चाह रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मंतखब हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि इसके बाद हुकूमत एक बार फिर से बगलें बजा रही है। हुकूमती वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है कि पीडीएम मरहूम हो चुकी है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि सियासत अकल का खेल है, पीडीएम का जनाजा हमने नहीं पढ़ाया, ये हुकूमती वज़रा कह रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई है, जबकि फिरदौस, आशिक अवान, शहबाज गिल, परवेज खटक और इन सब की जानिब से भी एक बार फिर से बयानात सामने आए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल का हुकूमत को कोई फायदा होगा? अगर हुकूमत इस तरह के बयान दे रही है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत वाकईतन पीडीएम की वजह से दबाव का शिकार थी, और अगर दबाव के शिकार नहीं थी तो फिर पीडीएम में चाहे इख्तिलाफात हो, पीडीएम में फूट पड़े, पीडीएम अगर खत्म हो जाती है तो फिर इससे हुकूमत को एज सच उतना फर्क क्यों पड़ रहा है? हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की जरूरत है। एक तरफ तो इस पर बात होगी कि हुकूमत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है ये सब कुछ, और दूसरी तरफ इस पर भी बात करेंगे कि अब पीडीएम का क्या हम खात्मा समझें? क्या पीडीएम अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को एतमाद में ले सकेगी? और खासतौर पर नून लीग की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और मौलाना फजलुर रहमान से शिकायत की गई है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और वो इत्तफाक, वो इत्तेहाद उस तरह से अब नजर नहीं आ रहा। तो क्या पीडीएम का खात्मा हो गया? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या होगा? इसके अलावा पीडीएम में जो बाकी जमातें हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? और साथ ही साथ हुकूमत अब आगे जाकर क्या करेगी? सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी को किस तरह से बेहतर कर सकती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। तमाम तर ये जो सियासी कश्मकश चल रही है, सियासी सूरत हाल चल रही है, इस पर बात कर लेते हैं। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपके वक्त का। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो ज़रा आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। आप इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार देख चुके हैं, हुकूमतों के भी, अपोजिशन के जो रवैये रहे। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पीडीएम में, जो हो रहा है, जो हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और दूसरी तरफ हुकूमत की जो वज़रा हैं वो भी बड़े बड़े बयानात और बड़ी ठाठे मार रहे हैं कि जी पीडीएम का खात्मा हो गया, पीडीएम जो है वो दम तोड़ चुकी। ये सारी सियासी सूरत हाल को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? जहां तक हुकूमत के वज़रा की जो बयानबाजी है वो तो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि अगर पीडीएम मौजूद ना भी हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उनकी गवर्नेंस बेहतर हो गई है? क्या मईशत बेहतर हो गई है? क्या अफरात ज़र जो है वो कम हो गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? बेरोज़गारी कम हो गई है? क्या जो उन्होंने वादे किए थे 2018 के इंतखाबात में, जो 50 लाख घर बनाने थे, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो पूरे हो गए हैं? क्या डॉलरों की बारिश हो रही है? तो मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ पर जो है वो खुश हो रहे हैं। अगर पीडीएम टूट भी जाए तो उससे हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कैसे बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक पीडीएम की बात है तो पीडीएम की जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके इस इत्तेहाद में आने की वजूहात फ़र्क थी, मुख्तलिफ थी, उनके मकासद फ़र्क थे। अब क्योंकि उन मफादात और मकासद का टकराव हो गया है, लिहाजा ऐसा लगता है कि अब इस इत्तेहाद का उस तरह से चलना नामुमकिन हो जाएगा। या तो ये इत्तेहाद गैर फ़ाल हो जाएगा, आमदन, नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन तक महदूद हो जाएगा, या टूट जाएगा
पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी अपने कुछ हमनवा जमातों के साथ। तो पीडीएम जिस तरीके से बनी थी, अब मुझे उसका चलना जो है वो महाल लगता है। तो मुझसे साहब, ये इत्तेहाद गैर फाल हो जाता है या पीडीएम ही टूट जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, नून लीग को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, या पीडीएम में जो सारी जमातें थी, ज्यादा मेन बड़ी जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी चैलेंज करने जा रही है इंतखाब को, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर भी मंतखब हो गए, लेकिन नून लीग काफी तहफ्फुजात का इजहार कर रही है। तो ज्यादा नुकसान आपको लगता है किसका होगा फिर, नून लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? सबसे ज्यादा नुकसान न मुस्लिम लीग नून का होगा न पीपल्स पार्टी का होगा। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का और जमहूरियत का और उन लोगों का होगा जो कि सिविलियन बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के ख्वाब देख रहे थे, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जीत होगी उन लोगों की जो पाकिस्तान में 90 की दहाई की सियासत को जारी रखना चाहते हैं। जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे पीपल्स पार्टी कुछ हमनवा जमातों के साथ इक़्तिदार में आ जाए या मुस्लिम लीग आ जाए, जो बाकी जो लोग बाहर हैं वो उसकी उसी तरह से टांगे खींचेंगे जैसा कि माजी में होता रहा है, और इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो 7 माह पहले जब पीडीएम का क़याम अमल में आया था तब दोनों जमातों ने ये अहद किया था, ये दावा किया था कि जी हम ओहदों के लिए या हुकूमत को गिराने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए तमाम तरह इत्तेहाद कर रहे हैं। लेकिन अब हमने देखा कि ओहदों पर ही लड़ाई हो गई, कुर्सियों पर ही लड़ाई हो गई। तो वो जो बज़ाहिर एक नारा लगाया था कि सिस्टम को मजबूत करेंगे, और अपोजिशन कहीं ना कहीं दबाव तो डालती है हुकूमत पर, तो वो दबाव किस तरह से फिर बरकरार रख पाएगी अपोजिशन? देखिए, जहां तक हुकूमत पर दबाव का ताल्लुक है तो उसमें पीडीएम ना भी हो तब भी वो दबाव में रहती है। बात यह है कि जो हुकूमत की बुरी कारकर्दगी है, जो मईशत जिस तरीके से उन्होंने मैनेज की है, जिस तरह से खारजा अमूर को उन्होंने चलाया है, तो उसके लिए हुकूमत खुद ही काफ़ी है। इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये अलबत्ता ज़रूर बात है कि जिस तरीके से ये सेनेट के इंतखाबात हुए हैं और फिर उस तरह से ओहदों के लिए जिस तरीके से इख्तलाफात हुए हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है वो ज़्यादा मुझे अफसोसनाक लगता है। हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर, सुलंग साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी अपनी कारकर्दगी का है। मईशत बेहतर नहीं होती, गवर्नेंस बेहतर नहीं होती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, महंगाई कम नहीं होती, तब तक तो हुकूमत पर दबाव बना रहेगा। इस दबाव को आपको लगता है हुकूमत कम कर पाएगी? कहां पर हुकूमत अभी भी लैग कर रही है, क्यों नहीं बेहतरी आ पा रही है? मुझे लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जिस तरीके से उन्होंने स्टेट बैंक के हवाले से आर्डीनेंस जारी किया है, जिस तरीके से बिजली के जो रेट्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं कई सौ अरब रुपए के, जिस तरीके से गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, अब जो है वो महंगाई कोई 15% के करीब हो गई है, देहात में इससे भी ज़्यादा है, और अभी एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। तो उसके नतीजे में मईशत और मज़ीद ख़राब होगी, बहरान मज़ीद गहरा होगा। अभी आप देखें, मैं कल जा रहा था अपने मोहल्ले में, लोगों ने इस तरह से इश्तिहार लगा के रखे हैं कि जी मियाँ और बीवी दोनों हम काम करने के लिए तैयार हैं, कोई हमें अपने घर में रख ले। तो जो जराइम हैं वो बढ़ेंगे, लोगों का गुस्सा जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो हालात जो हैं वो तो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन हालात को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? हुकूमत को क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? इजलास तो आए दिन बुला लिए जाते हैं और इस पर भी तनकीद का सामना रहा कि खान साहब कोविड का शिकार हैं, उसके बावजूद इजलास बुला रहे हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन क्या पॉलिसीज, क्या फैसले अब हुकूमत ले तो चीज़ें बेहतर हो सकती है? आपको क्या लगता है कहाँ पर लैग कर गई? देखें, बगैर सियासी इस्तेहकाम के कोई मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की नहीं होती। ये हुकूमत जिस तरीके से भी बिठाई गई थी 2.5-3 साल पहले, अगर ये अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देती और जो सियासी हालात हैं उनको मज़ीद ख़राब नहीं करती, तो मेरे ख़्याल में कुछ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन अब वो वक्त गुज़र चुका है। अब जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है, और जो उनकी गवर्नेंस है वो बिल्कुल जो है वो तबाही की नज़र हो गई है। तो इस वजह से जो है वो अब मासवाए इसके कि कोई इलेक्शन हो, कोई सियासी तब्दीली आए, अब हालात जो है
वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, तभी जाकर बेहतर हो सकेंगे। तो मुर्तज़ा साहब, हमेशा एक जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन का भी एक ख़ास किरदार होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए वो किरदार रहा नहीं है। अब जब अपोजिशन खुद ही टूट फूट का शिकार है, तो अपोजिशन अब सारी सूरत हाल में कुछ किरदार पॉजिटिवली अदा कर सकेगी या अपने ही मसाइल में बस इस तरह घिरी रहेगी? देखें, इस वक्त अपोजिशन का जो हाल है वो ये है कि पिछले 2.5-3 साल से पार्लियामान को अमलन मफलूज कर दिया गया है। सदर साहब ने एक कोई चरखा लगाया है ऑर्डिनेंस नाफिज करने का, हर दिन कोई ना कोई नया ऑर्डिनेंस आता है, तो पार्लियामान तो अमलन मफलूज है। तो अपोजिशन जो है वो बदकिस्मती से अब जिस तरीके से सेनेट के इंतखाबात और ओहदों के चक्कर में जिस तरह से मुनकसिम हुई है, तो वो एक दूसरे पर गोलाबारी में मसरूफ़ है। कुछ दिन तो ये इस तरीके से चलेगा, तो अपोजिशन उस तरीके से अपना पूरी तरह से किरदार अदा नहीं कर सकी। मीडिया जो है उस पर भी बहुत सारी कदगने हैं, तो इस वजह से ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अच्छा, मतलब अंदरूनी तौर पर आप सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं, तो आपको बैरूनी चैलेंजेस भी मजीद सख्त नजर आते हैं। आपको आज आपने भी ये खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी, जो वर्चुअल इजलास होने जा रहा है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, सदर जो बाइडन ने 40 ममालिक के लोगों को बुलाया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं उस तरह से मदऊ किया गया। आप इसको क्या समझ, ये भी अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसी वजह से हम थोड़ा सा लिस्ट से बाहर होते जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान काफ़ी अरसे से एक सफारती तन्हाई का शिकार है, और ये जो हुआ है सदर बाइडन की तरफ से न बुलाया जाना, जबकि पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो उस सूरत में ये एक तरह से इसको डिप्लोमेटिक स्नब जो है वो कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि कश्मीर के हवाले से इमरान खान जो है वो कश्मीर के सफ़ीर बनने चले थे, तो अब आप देखें कि सूरत हाल ये है कि अब हम मजबूर हो गए हैं भारत के सामने घुटने टेकने के लिए, और अब ये बातें हो रही हैं कि बस किसी न किसी तरह से मिन्नत तरले करके भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात मामूल पर लाए जाए, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क मासिवाय चाइना और तुर्की के हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो ब्रादर इस्लामी ममालिक थे, खलीजी ममालिक, वो आज भारत के साथ खड़े हैं। तो जब आपकी मईशत डामाडोल हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, आपने दर्जा हरारत को सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बुलंद किया हुआ हो, और आपकी जो मुआशी तरक्की है वो बिल्कुल पीछे जा रही हो, तो फिर दुनिया में कौन आपको जो है वो हैसियत देगा? ये उसी का एक मज़हर है। सदर बाइडन की तरफ से आपको जो नज़रअंदाज किया गया है, ये उसी की का एक इज़हार है। अभी तो थोड़ी बहुत आपकी ज़रूरत है अफ़गानिस्तान की वजह से। जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। तो मुर्तज़ा, आखिर में जाते जाते ये भी फरमाएगा कि जब हम कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं तब हमें कुछ और सूरत हाल नज़र आती है। खान साहब जब खिताब करते हैं तब वो कुछ और बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट सामने आती हैं तो वो कुछ और होती हैं। जब मुख्तलिफ ममालिक के दावतनामे या किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तब उसके नताइज कुछ और नज़र आते हैं। तो ये हुकूमत किन बुनियादों पर इतने बुलंदोबांग दावों के साथ ये नताइज बता रही होती है, जी ये सूरत हाल तो बड़ी बेहतर चल रही है, अब तो हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे? वो बचपन में हमने हमारी किताब में एक लेसन होता था, ब्रिकनेड ड्रिल, कैप्टन ब्रिकनेड का, जिसमें वो एक जहाज़ जो है वो डूबने लगता है, तो वो जो औरतें और बच्चे और बूढ़े हैं उनको निकाल कर बाकी जो है वो जहाज़ डूबने लगता है, तो वो मार्च का ऑर्डर देते हैं कि आप लेफ़्ट राइट और मार्च करते रहें जब तक जहाज़ जो है वो डूब जाए। तो कप्तान जो हैं, कप्तान इमरान जो है वो मुझे कप्तान ब्रिकनेड की तरह से वो ड्रिल करवा रहे हैं, और ये जहाज़ जो है वो धंसता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैगाम जब जारी किए जाते हैं, तो उनमें हमें मुआशी तौर पर भी सूरत हाल बेहतर नज़र आती है। हमें बताया जाता है जी हम मुआशी तौर पर बड़े बेहतर जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, हमारे इम्पोर्ट बिल जो है वो कम हो रहा है, लेकिन मुआशी तौर पर हम देखते हैं कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो इसका मतलब है कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ अगर जाएँ तो सूरत हाल बेहतर नहीं है। तो हालात
हालात मजीद अभी खराब होंगे, सोलंकी साहब ये बात कर रहे हैं। और रही ऑपोजिशन की बात, तो पीडीएम अगर खत्म हो जाती है या ये इत्तेहाद उस तरह से बरकरार नहीं रहता तो इसका ना हुकूमत को फायदा है या ना नुकसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान अब उस तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक तो नहीं रह पाएगा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सियासी तौर पर जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम दीगर चैलेंजेस का भी सामना नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद करेंगे कोरोना सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आज एनसीओसी का इजलास हुआ। एनसीओसी के इजलास में वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से बाकायदा तौर पर खबरदार किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कौन से ऐसे सख्त फैसले हैं जो मजीद करना पड़ सकते हैं? कोरोना की वजह से 2 हफ्ते पहले पाबंदियों में इजाफा किया गया था। हम पाबंदियां खुशी से नहीं लगाते। ये एनसीओसी के इजलास के बाद जब वफाकी वजीर असद उमर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है और खतरनाक हद तक फैल चुका है और इसकी वजह बरतानिया में सामने वाला नया वायरस है। उन्होंने कहा है कि वबा का फैलाव न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना की तीसरी लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुल 2842 मरीज इंतहाई तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं और पिछले 12 दिन में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि हम फौरी इक़दाम ना किए तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि मजीद बंदिशें लगाना पड़ सकती हैं और लोगों का रोजगार भी इससे जो है वो मुतासिर हो सकता है। अगर मैं आपके साथ थोड़े से आदादो शुमार शेयर करूं तो 9 माह बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 67 है, यानी कि 67 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और 4460 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं एक दिन के दौरान। अब पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इस हवाले से पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं। स्कूल्स के हवाले से हमने देखा कि इस हफ्ते में बड़ा अहम फैसला सामने आया था। स्कूल्स के हवाले से कहा गया कि अभी जो है स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। पहले 29 मार्च तक स्कूल खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन अब अप्रैल तक ये तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन मार्केट्स भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारी दुकानों को सील भी किया गया, एसओपीज की खिलाफवर्जी की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। जब तक अवाम की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो फिर कौन से ऐसे मुश्किल फैसले हैं जो हुकूमत को लेना पड़ेंगे? क्या एक बार फिर से हम सख्त लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे? एक बार फिर से सारे कारोबार बंद करना पड़ेंगे? एक बार फिर से क्या तमाम तर जो काम है वो रोक दिए जाएंगे? दोबारा से बंदिशें लगाना पड़ेंगी? क्या ये फैसले करना होंगे? और साथ ही साथ दूसरी तरफ इस पर भी बात करेंगे कि जो नया वायरस है इसका बिहेवियर कितना तब्दील हुआ है। और खासतौर वैक्सीन के हवाले से भी आज वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से कहा गया कि जो 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हैं उनके लिए जो रवां माह 30 तारीख से कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज कर दिया जाएगा। तो वैक्सीन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ खदशात हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है क्या वो बढ़ रही है। इस हवाले से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है को वहीं से कहाँ स्टैंड कर रहा है, फिर से फ्रजाइल तो नहीं हो जाएगा। कोरोना वायरस के हवाले से कुछ चंद सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये तशवीशनाक हद तक फैल रही है। आप क्या समझते हैं कि कौन से मुश्किल फैसले हैं, कौन से सख्त फैसले हैं वो करने पड़ सकते हैं? कि एक बार फिर से अगर यही सूरत हाल रही तो हम सख्त लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम इस वक्त सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सिचुएशन ना आए कि हमें बिल्कुल ही कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़े। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो इन्होंने शुरू किया है पिछले 1 साल से, ये बहुत कामयाब रहा है। कोई 5 से 7 हज़ार ऐसी जगहें हैं इस मुल्क में जो लॉकडाउन के तहत हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इनका जायज़ा लिया जाता है। तो अगर ये फैलता रहा और जिस तेज़ी से फैल रहा है, अब आप देखें कि तकरीबन 4,500-5 हज़ार केसेस रोज़ आ रहे हैं और कोई 60 और 70 के दरमियान अमवात हो रही हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गया है। और ये अगर कंट्रोल नहीं किया तो हमें यकीनन और ज़्यादा सख्तियाँ करना पड़ेंगी, जिसके अंदर ट्रैवल के ऊपर जो आप सफ़र करते हैं, बसों के अंदर जाते हैं, जो आपके हॉल शादी हॉल्स हैं वो उनका इस्तेमाल है, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सब को प्रोग्रेसिवली फिर आप लॉकडाउन की तरफ मजबूरन जाना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन आकर लगने में तो कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे, इससे पहले कि 12-15 करोड़ अफराद जो है वो वैक्सीनेट हो जाएं, जब जाके आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। तो वो तो अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि वैक्सीन मुहैया करना ही मुश्किल हो रहा है। तो आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या तो आप SOPs को ऑब्जर्व करें
या फिर आप लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों के करते रहें और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। कोई दवाई तो कोई है नहीं इसके खिलाफ। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज असद उमर साहब ने कहा कि बरतानिया में कुछ नया वायरस है, उसकी वजह से ये कोरोना की लहर है, क्या ये जो वायरस, ये तीसरी लहर है, इसमें ये जो वेरिएंट है, क्या ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है या लोग एहतियात उस तरह से नहीं कर रहे, इस वजह से ज़्यादा फैल रहा है? लोगों की एहतियात तो एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन हुआ ये है कि ये आपने देखा होगा कि ये एक फुटबॉल नुमा होता है वायरस, मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह है, और इसके ऊपर छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं, और वो जो घुंडियां निकली होती हैं इस पे जो स्पाइक, उसमें खास प्रोटीन्स होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन कहलाती हैं, और उनके जरिए ये खलियों के साथ इंटरैक्ट कर कर और दाखिल होता है। ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं आपके खलियों के अंदर, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म जैसे ताला चाबी में फिट होता है, इस तरह ये जो इसमें घुंडियां हैं ये आपके खलियों के अंदर फिट होकर और फिर ये दाखिल होता है अंदर। तो वहां पे म्यूटेशंस हो गई हैं। ये जो नया वेरिएंट है B117 कहलाता है, इसमें 17 म्यूटेशंस हुई हैं अहम जगह मकामात पर इसके स्ट्रक्चर में, जिसमें खास तौर पे 8 तब्दीलियां जो हैं, 8 म्यूटेशंस जो हैं वो उस जगह पे हुई हैं जो ये घुंडियां हैं, उनकी शक्ल जो होती है और उनके अंदाज होता है, उसकी वजह से ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और उसकी वजह से फिर अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और कंट्रोल भी, तो इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, और यही बहुत ख़तरनाक है। और ये बराबर पिछले मेरी जो लेबॉरेटरी है कराची यूनिवर्सिटी में, हम जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पे रोज़ाना और हर हफ्ते इसका स्ट्रक्चर जो तब्दील हो रहा है उसका जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसकी कोई नई शक्लें सामने आ जाती हैं, और 120 अलग अलग म्यूटेशंस हम अभी तक देख चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के, इसकी साख के मुख्तलिफ जगहों पर। और ये जो है ये तब्दीली जो है ये खुदा न खास्ता अगर उसकी अमवात बढ़ने लगे ज़्यादा, अभी जो है कोई 2% के लगभग अमवात होती है जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन जो दूसरे वायरस थे, जो सार्स और मर्स वायरस जो इसी फैमिली के कोरोना वायरसेस थे, उनमें 8 से 10% अमवात हो रही थी। तो ये फैलता तो ज़्यादा है, लेकिन अमवात की शरह जो है उन पिछले वो इतने तेज़ी से फैलते नहीं थे, तो इस वजह से एक ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं बना था, वो जो थे कंट्रोल हो गए थे। ये फैलता ज़्यादा है, अमवात की शरह 2% या 1 से 2% के दरमियान है। तो लेकिन अगर इसमें इसकी जो अलामात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें सुनने में भी आ रहा है और हम देख भी रहे हैं कि वो लोग जो इफेक्टेड हैं उनके सर में दर्द होता है या इसकी कुछ सिम्टम्स तब्दील हुए हैं पहले से। तो आपके साथ साथ कहने का मतलब ये भी कि इससे अमवात की शरह कम है, लेकिन ये फैल तेजी से रहा है और इसका बिहेवियर इस लिहाज से मुख्तलिफ है पिछले वेरिएंट से कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कम वायरसेस का नंबर भी हो हवा में तो भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो काबिलियत है हमला करने की और जिस्म के अंदर जज्ब होने की वो पुराने वेरिएंट से कहीं ज़्यादा है। और अगर इसके अंदर फर्दर म्यूटेशन हो जाती है और शरह अमवात भी बढ़ जाती है तो खुदा ना करे फिर तो क़यामत का समा होगा अगर अमवात की शरह मर्ज और सार्स के मुकाबले में पहुंच जाती है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक उससे पहले कि ये हो हमें चाहिए कि हमें इसका जितना ज़्यादा ये फैला होगा उतने ज़्यादा म्यूटेशन होगी। तो इसका फैलाव रोक सकते हैं हम लॉकडाउन के ज़रिए और के ज़रिए। तो फैलाव रोकें हम और फिर वैक्सीन लगवाएं, और जब वैक्सीनेट ज़्यादातर पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे, बशर्ते कि कोई नया वेरिएंट पैदा ना हो गया हो जब तक, और वैक्सीन ने अपना जो असर है वो खो ना दिया हो उस नए वेरिएंट के खिलाफ। तो डॉक्टर साहब इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं, सिम्टम्स चेंज हैं पहले वाली लहर से? जी नहीं, सिम्टम्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिम्टम्स वही हैं जो पहली वाली लहर के थे, बस फैलाव ज़्यादा है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएगा, जिस तरह से पहले पहली लहर फिर दूसरी लहर अब ये तीसरा वेरिएंट सामने आ गया, तीसरी लहर आ गई, कोरोना इतना क्यों फैल रहा है? ये नए नए वेरिएंट्स किस तरह से सामने आ रहे हैं? इससे पहले जब रिसर्च की गई तो कहा गया जी चाइना से ये पहला केस सामने आया तो उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब ये जो नई नई लहर आ रही है क्यों बिहेवियर तब्दील हो रहे हैं वायरस के? ये वायरसेस जो है वो आमतौर पे अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं, ये नॉर्मल है। आप देखिए कि फ्लू का वायरस जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है कितने अरसे से हमारे साथ है और अभी तक आज तक कोई उसकी वैक्सीन सही तैयार नहीं हो पाई। क्या वजह? कि हर साल नई शक्लें इख्तियार कर लेते हैं, जो वैक्सीन आप डेवलप करते हैं वो फिर उस असर खो देती है अपना। तो हर साल नई वैक्सीन आती हैं और नए फ्लू के वायरस आते हैं।
यही मामला इसका भी लग रहा है कि ये भी शक्ल दूसरे वायरसेस की तरह शक्ल तब्दील कर रहा है, और जितना ज्यादा ये फैलाव होगा इसका, उतना ही चांस होगा कि नई शक्लों में ये म्यूटेट करके आपके सामने आए। तो यही सबसे बड़ा मसला है। ये नॉर्मल बिहेवियर है वायरसेस का, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिहेवियर नहीं है। वायरसेस इसी तरह बिहेव करते हैं, इतने वायरसेस होते हैं। बस ये क्योंकि ये वाला जो वायरस है इसमें फैलाव भी है और हलाकतें भी कॉज कर रहा है, तो इस वजह से ये बहुत खतरनाक है। और दुनिया में पहली बार ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी अमवात हुई हो जो इस वायरस की वजह से। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, वैक्सीन के हवाले से आज भी असद उमर साहब ने कहा कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, उनको वैक्सीन के आगाज़ जो है वो रवामा की 30 तारीख से होगा। वैक्सीन लग जाने के बाद, इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन बारहा ये सवाल जन्म ले रहे हैं और लोग खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि वैक्सीन लग जाने के बाद क्या उसके बाद भी आप कोरोना से इफेक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। वैक्सीन जो है, अव्वल तो ये कि आप वैक्सीन लगाएंगे होंगी, फिर उससे दूसरी डोज लगाएंगे तो एंटीबॉडी और बनेगी। तो तकरीबन 5 हफ्ते बाद आपके पास एंटीबॉडी इतनी तादाद में होती है कि वो रोक सके वायरस का अटैक, काफी हद तक रोक सके, लेकिन 100% फिर भी नहीं रोकती। 10 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो 8 लोग जो हैं वो काफी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन और 2 लोग जो हैं वो पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं होंगे। लेकिन शदीद बीमारी से और अमवात से 100% लोग प्रोटेक्ट होंगे। तो पार्शली आपको हो सकता है दोबारा कोविड अटैक करके ये बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर अगर वैक्सीन लगी होगी तो मामूली होगी, आपको वो सख्त अलामात नहीं आएंगी जब उन लोगों में होती हैं जो में वैक्सीन नहीं लगी होती। और वो लोग जो कोरोना से एक बार इफेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपना क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने मुकाबला करने के बाद कोरोना को शिकस्त दे दी, क्या वो दोबारा भी इस वायरस से इफेक्ट हो सकती है? उनकी एंटीबॉडीज फिर बिल्ड हो जाती हैं, दोबारा उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा वायरस? दोबारा भी इफेक्ट हो सकते हैं। एंटीबॉडीज जो अभी तक एविडेंस है कि तकरीबन 3 से 5 महीने तक आपके बचाव रहता है, और उसके बाद वो एंटीबॉडीज जो है वो काफी कम हो जाती है, और इसलिए वो दोबारा यकीनन इन्फेक्ट हो सकते हैं। और ये जो वैक्सीनेशन लग रही है इसमें भी बहुत सी दफा तीसरी डोज भी लगानी पड़ती है, कि अगर बहुत कुछ लोगों में 2 डोज देने के बाद भी एंटीबॉडीज इस तादाद में नहीं बनती कि आपका सही मायनों में बचाव हो सके, तो उसके 1 हफ्ते या 10 रोज बाद या 2 हफ्ते बाद एक तीसरी डोज भी लगानी पड़ती है कुछ लोगों में। तो इसको बाकायदा ये वैक्सीन लगाने के बाद चाहिए ये कि कुछ अरसे बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग करके देख लें कि आपके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं, तादाद एंटीबॉडीज की जितनी चाहिए उतनी है, या आपको तीसरी डोज की भी जरूरत है। और डॉक्टर साहब, वायरस से निपटने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर, जो भी फैसले किए जा रहे हैं, ये काफ़ी हैं या भी मजीद सख्त फैसले करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छे फैसले किए जा रहे हैं शुरू से, और इसी वजह से पाकिस्तान को दुनिया में सराहा गया है कि बाकी ममालिक के मुकाबले में, जबकि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई मुकाबला नहीं है हमारा अमेरिका से या यूरोप में बरतानिया या फ्रांस या इटली या दूसरे ममालिक से, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन को देखें तो उसके हिसाब से हम 100 गुना बेहतर रहे हैं अमेरिका के मुकाबले में। वजह यह है कि एक तो हमारे जो मेजर्स हमने लिए हैं शुरू से, पहले जो 6-8 हफ्ते होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। अगर आग एक दफ़ा फैल जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और यही गलती अमेरिका ने की और बरतानिया ने की कि उन्होंने जो है शुरू में इतना सीरियसली नहीं लिया, इतनी सख्ती से लॉकडाउन नहीं किया जो कि पाकिस्तान ने किया। और अब रोजाना की बुनियाद पे लॉकडाउन हो रहा है। 5 से 7 हज़ार मकामात पाकिस्तान के लॉकडाउन की सूरत में इस वक्त मौजूद हैं, और जहाँ पे ये कम हो जाता है वहाँ फिर खोल दिया जाता है। तो ये जो है सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि ये पूरा कंट्रोल में नहीं आ जाता वैक्सीनेशन के जरिए। जब वैक्सीन एक दफ़ा ज़्यादातर लोगों में लग जाएंगी तो फिर ये सूरत हाल खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबरा कोरोना टास्क फोर्स। और कोरोना के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इसी तरह से कोरोना फैलता रहा तो फिर अमवात में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन फिलवक्त जो रिसर्च सामने है उसमें यह है कि ये वायरस जो इसका तीसरी लहर है, ये जो वेरिएंट है, ये फैल तेज़ी से रहा है, लेकिन अमवात की शरह 2% है। और एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये कोरोना उसी जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है उसी से फिर अमवात भी खुदा न खास्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जो फैसले किए जा रहे हैं वो दुरुस्त किए जा रहे हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।